नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं NTS न्यूज चैनल। वक्त हो चुका है दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों की रुख करने का, तो शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। बांग्लादेश हिंदू मंदिर पर हमले के आरोप में 4 गिरफ्तार, 170 लोगों पर दर्ज हुआ मामला। EVM का रोना बंद कर चुनाव नतीजों को कबूल करें, उमर अब्दुल्ला की कांग्रेस को नसीहत। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल विस्तार से पहले शिवसेना में नाराजगी, डिप्टी लीडर नरेंद्र भोंडेकर ने दिया इस्तीफा। नई दिल्ली सीट पर होगा त्रिकोणीय मुकाबला, केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित के बाद प्रवेश वर्मा ने कसी कमर। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार, शिवसेना कांपा के इन नेताओं को मिला मंत्री बनने का मौका। मोदी सरकार में नहीं है बांग्लादेश को जवाब देने की काबिलियत, हिंदुओं पर हमलों को लेकर अविमुक्तेश्वरानंद ने उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, एक एक करके सभी खबरों की जानकारी विस्तार से देंगे, मगर उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है देश में होने वाले तमाम चुनाव EVM से ना होकर के बैलेट पेपर पर होना चाहिए, अगर आप भी हमारी बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हमें कमेंट में जरूर बताएं। बांग्लादेश में जांच एजेंसियों ने हिंदू मंदिरों और घरों पर हमले के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों पर उत्तरी जिले सुनामगंज में एक मंदिर और हिंदुओं के घरों व दुकानों में तोड़फोड़ करने का आरोप। पुलिस ने इस मामले में 12 नामजद और 170 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। सुनामगंज जिले में 3 दिसंबर को एक फेसबुक पोस्ट के बाद इलाके में तनाव फैल गया था। हालांकि विवाद के बाद पोस्ट को डिलीट कर दिया गया था, लेकिन उसके स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। इसके बाद क्षेत्र में हिंसा फैल गई थी। दंगाइयों ने इस दौरान सुनामगंज के लोकनाथ मंदिर और हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ की थी। हिंसा फैलने के बाद पुलिस ने पोस्ट करने वाले आकाश दास को उसी दिन हिरासत में ले लिया था। सुरक्षा कारणों के चलते उसे जिला मुख्यालय के पुलिस स्टेशन ले जाया गया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी आप की चौथी और आखिरी लिस्ट आ गई। इसमें 38 नाम है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। CM आतिशी को कालकाजी से उम्मीदवार बनाया गया। सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश, सत्येंद्र जैन शकूर बस्ती से चुनाव लड़ेंगे। आपने 21 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच यानी 25 दिनों में कुल 4 लिस्ट में 70 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। इस बार 26 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए हैं। 4 विधायकों की सीट बदली गई। इनमें मनीष सिसोदिया की सीट पटपड़गंज से जंगपुरा, राखी बिरलान की मंगोलपुरी से मादीपुर, प्रवीण कुमार की जंगपुरा से जनकपुरी और दुर्गेश पाठक की करावल नगर से राजेंद्रनगर सीट बदली गई है। 2020 में राघव चड्ढा राजेंद्रनगर से विधायक बने थे। 2022 में उनके राज्यसभा जाने के बाद से यह सीट खाली है। इंडिया ब्लॉक के एक महत्वपूर्ण सहयोगी ने कांग्रेस की लाइन से खुद को अलग कर लिया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कांग्रेस पार्टी की आपत्ति को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने न्यूज एजेंसी PTI के साथ बातचीत में कहा, जब उसी EVM से आपके 100 से अधिक सांसद चुनकर आते हैं तो आप इसे अपनी पार्टी की जीत के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, तो आप कुछ महीनों बाद पलटकर यह नहीं कह सकते कि हमें EVM से वोटिंग पसंद नहीं है, क्योंकि अब चुनाव परिणाम वैसे नहीं आ रहे जैसा हम चाहते हैं। शिवसेना शिंदे गुट के विदर्भ समन्वयक और उपनेता नरेंद्र भोंडेकर ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने इस्तीफे की जानकारी दी। भोंडेकर महाराष्ट्र विधानसभा में भंडारा से विधायक के रूप में चुने गए थे। भोंडेकर के इस्तीफा देने के पीछे मुख्य कारण उन्हें नए कैबिनेट में शामिल न किया जाना माना जा रहा है। भोंडेकर पिछले कुछ समय से इस मामले को लेकर नाराज चल रहे थे और उन्होंने अपनी नाराजगी को कई बार सार्वजनिक तौर पर भी जाहिर किया था। उनका मानना था कि उनकी मेहनत और समर्पण को उचित मान्यता नहीं दी गई है और वह इस उपेक्षा से आहत हुए हैं। दिल्ली में फरवरी के महीने में विधानसभा चुनाव होना है। इसके लिए आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और BJP ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपने तो सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। आपने रविवार को अपनी चौथी और फाइनल लिस्ट जारी की। इसमें 38 उम्मीदवारों के नाम हैं। पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसी सीट से कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को उतारा है, जबकि BJP ने अभी कैंडिडेट फाइनल नहीं किया है। हालांकि भाजपा नेता प्रवेश वर्मा ने इस सीट से अपनी उम्मीदवारी के संकेत दिए हैं। प्रवेश वर्मा ने आज तक से कहा कि कांग्रेस ने यहां नई दिल्ली सीट से संदीप दीक्षित को मैदान में उतारने का फैसला किया है। पार्टी भाजपा ने मुझे नई दिल्ली के लिए तैयारी शुरू करने को कहा है। हमारी सूची अभी जारी होनी है। उन्होंने कहा कि वह नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने एक और किताब लिखी है।
इसमें उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन से जुड़े मामलों का भी विस्तार से जिक्र किया है। अपनी आगामी किताब ए मैवरिक इन पॉलिटिक्स पर बातचीत में अय्यर ने कहा, मेरे राजनीतिक करियर की शुरुआत गांधी परिवार से हुई और खात्मा भी उन्हीं के द्वारा हुआ। उन्होंने बताया कि पिछले 10 सालों से सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात नहीं हुई, राहुल गांधी से मिलने का मौका नहीं मिला और प्रियंका गांधी से फोन पर बातचीत होती है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के साथ अपने व्यक्तिगत और राजनीतिक अनुभव शेयर किए। उनकी किताब ए मैवरिक इन पॉलिटिक्स जगरनॉट द्वारा प्रकाश किया जाना है, जिसमें अय्यर ने बताया कि 10 साल में एक बार भी निजी तौर पर सोनिया गांधी से मिलने का मौका नहीं मिला, जबकि राहुल गांधी से सिर्फ एक बार ही मिल सके हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को लागू करने का ऐलान किया है, जिसके तहत दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने के बाद आखिरकार मंत्रालयों के बंटवारे पर सहमति बन गई। रविवार को नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। शाम 4 बजे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने नागपुर में नए मंत्रियों को शपथ दिला। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दोनों उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार मंच पर मौजूद हैं। शिवसेना के गुलाबराय पाटिल ने भी मंत्री पद की शपथ ली। वे उत्तर महाराष्ट्र से विधायक है। उन्हें दूसरी बार मंत्री बनने का मौका मिला। गणेश नायक शिवसेना के विधायक 2019 में भाजपा में शामिल हुए थे। ओबी समाज के मुख्य नेता है। शिवसेना विधायक दादा भुसे ने मंत्री पद की शपथ ली। वे उत्तर महाराष्ट्र के नेता है। मालेगांव आउटर से चुने गए थे। पहले भी मंत्री रह चुके हैं। संजय राठौड़ शिवसेना के विधायक है। उद्धव शिंदे सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। संजय राठौड़ विदर्भ से नेता है। दिग्रस सीट से विधायक चुने गए। शिवसेना विधायक उदय सामंत को भी फडणवीस सरकार में मंत्री बनने का मौका मिल कोंकण क्षेत्र के बड़े नेता माने जाते हैं। रत्नागिरी विधानसभा सीट से चुने गए। लगातार 5वीं बार विधायक बने। विश्व हिंदू परिषद (VHP) के एक समारोह में विवादास्पद बयान देने वाले जस्टिस शेखर कुमार यादव अपने रुख स्पष्ट करने के लिए जल्द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सामने पेश होंगे। शीर्ष अदालत ने 10 दिसंबर को बयानों पर ध्यान और इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिपोर्ट मांगी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश शेखर कुमार यादव द्वारा दिए गए भाषण की न्यूज़पेपर के रिपोर्टों पर ध्यान दिया है। हाई कोर्ट से ब्यौरा मंगवाया गया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम जिस न्यायाधीश के खिलाफ किसी विवादास्पद मुद्दे पर हाई कोर्ट से रिपोर्ट मांगती है, तो उन्हें मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के समक्ष अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है। केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने रविवार को वायनाड भूस्खलन के दौरान भारतीय वायुसेना (IAF) की तरफ से किए गए आपदा राहत और बचाव कार्यों के लिए भुगतान की मांग करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना। उन्होंने इस कदम को आपदा के बाद पहले से ही बोझ तले दबे राज्य के जख्मों पर मिर्च छिड़कने जैसा बताया। कोच्चि में पत्रकारों से बात करते हुए वित्त मंत्री बालगोपाल ने भाजपा शासित केंद्र पर आपदा राहत के लिए राज्य को वादा किए गए धन को भी मुहैया कराने में विफल रहने का आरोप लगाया। वित्त मंत्री ने आरोप लगाया कि यह राज्य के लोगों का मजाक उड़ाने जैसा है। उन्होंने कहा, इस तरह के दृष्टिकोण के अलावा वायुसेना के नाम पर एक नया विधेयक पेश किया गया है। मंत्री बालगोपाल ने कहा, वास्तव में यह दृष्टिकोण गंभीर घाव पर मिर्च छिड़कने जैसा। उन्होंने केरल को प्रभावित करने वाले मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी और पूर्व केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन समेत भाजपा नेताओं के रुख पर भी सवाल उठाया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने अपनी नई पुस्तक में कहा है कि 2012 में जब राष्ट्रपति पद रिक्त हुआ था, तब प्रणब मुखर्जी को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन संप्रग 2 सरकार की बागडोर सौंपी जानी चाहिए थी और मनमोहन सिंह को राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए था। अय्यर 83 ने पुस्तक में लिखा है कि यदि उस समय ऐसा किया गया होता तो संप्रग सरकार शासन के पंगु बनने की स्थिति में नहीं पहुंचती। तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर तेलंगाना में राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। विपक्षी पार्टियों ने इस घटना के लिए रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना की है, जबकि कांग्रेस ने अल्लू अर्जुन पर की गई कार्रवाई के लिए सरकार के बचाव किया है। शनिवार 14 दिसंबर 2024 को तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष वी महेश कुमार गौड़ ने कहा कि इस मामले में कानून अपना काम कर रहा है और उनकी पार्टी को किसी भी फिल्म हीरो से कोई समस्या नहीं है। गौड़ ने पीटीआई से कहा, अर्जुन के खिलाफ दर्ज मामले कानून के दायरे में है और अदालत ने उन्हें जमानत दी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ देश समेत दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस बीच शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं।
इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन में लीड करने को लेकर चल रहे घमासान पर भी प्रतिक्रिया दी है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, बांग्लादेश में जिस तरह से वहां रहने वाले हिंदू पर वहीं के मुस्लिम अत्याचार कर रहे हैं, ये बहुत ही चिंता का विषय है। आज बांग्लादेश भले ही बांग्लादेश है, पहले वो पाकिस्तान था और उससे भी पहले वो भारत था। वे हिंदू हमारे हैं, हम उनसे जुड़े हैं, इसलिए चिंतित है। अगर आप सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो फिर गोल्ड की कीमतों में हफ्ते भर में हुए बदलाव और इसके लेटेस्ट रेट पर नजर जरूर डाल लें। MCX ही नहीं बल्कि घरेलू बाजारों में भी सोने की कीमतें बदली है। आइए जानते हैं इनके बारे में। अब बात करते हैं घरेलू मार्केट में सोने की कीमतों गोल्ड प्राइस के बारे में। तो इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA की वेबसाइट के मुताबिक हफ्ते भर में सोने का दाम लगातार बदला है। सोमवार 9 दिसंबर को जहां 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 24 कैरेट गोल्ड प्राइस 76,692 रुपए प्रति 10 ग्राम थी, तो वहीं अगले दिन 10 दिसंबर को ये उछलकर 77,175 रुपए पर पहुंच गई। वहीं अगले दिन 11 दिसंबर को ये और चढ़कर 77,869 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई और 12 दिसंबर की शाम को 24 कैरेट सोना गोल्ड रेट 78,147 रुपए प्रति 10 ग्राम पर नजर आया। फिलहाल आप सभी का इन खबरों पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।